तारीख थी 26 अक्टूबर 2006। चीन का अहान शहर, उसके अंदर बने एक गांव में एक किसान सड़क से जा रहा था जो कि हाईवे 310 के नाम से जाना जाया करता। उस रास्ते से वो किसान जा रहा था कि तभी उसकी नज़र रोड के किनारे पड़ी हुई एक लड़की की लाश पर जाती है। वो भागकर उस लाश की तरफ जाता है। उसने देखा कि ये तो एक महिला है जिसको मार दिया गया है। उसके बाद उसने पुलिस वालों के पास फ़ोन किया और पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने आकर उस महिला को देखा। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस महिला को पहले तो सेक्सुअल हरेस्ट किया गया था, उसके बाद उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी और जो उसका सामान था कीमती, उसको चुरा कर वो हत्यारा वहां से भाग गया था। पुलिस वाले अब तफ्तीश में लग चुके थे और इस चीज की गुत्थी को सुलझाने में वो लगे हुए थे कि इस महिला को किसने मारा है और ये कहां से आई है। पुलिस वाले अपनी जांच कर ही रहे थे। ऐसे करते करते अब शाम होने लगी थी। शाम होते ही पुलिस वालों के पास एक और फोन कॉल आती है। पुलिस वालों को पता चला कि एक महिला की और हत्या कर दी गई है उसी हाईवे 310 के ऊपर। पुलिस वाले भागकर फिर वहीं पर जाते हैं और वहीं पर बिल्कुल सेम तरीके से जैसे पहले वाली महिला के साथ जो कुछ हुआ था, उसके साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट उसको किया गया। उसको बेरहमी से बाद में मार दिया गया और उसका सारा सामान लेकर वो हत्यारा भाग चुका था। एक दिन के अंदर ही 2 हत्याएं। ये खबर जब बाहर फैली, पूरा का पूरा शहर बहुत ज्यादा डर चुका था। जो कि वहाँ की खूबसूरत महिलाएं थी, जो कि यंग एज की थी, वो बाहर निकला, उन्होंने बंद कर दिया। और फिर इससे अगले दिन यानी कि 27 अक्टूबर को पुलिस वालों को एक महिला और मिलती है। उस महिला ने पुलिस वालों को बताया कि वो गैस स्टेशन के ऊपर एक गैस अटेंडेंट है, वहीं पर वो जॉब करती है। रात के समय जब वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर पर जा रही थी, उसी हाईवे 310 के ऊपर से उसने देखा कि एक आदमी गाड़ी लेकर उसके पास आकर रुक गया। उस व्यक्ति ने उससे कुछ रास्ता वगैरह पूछा। वो महिला उसको रास्ता बताने के लिए उसकी तरफ बढ़ी कि तभी उस आदमी ने बात करते करते अपनी पास से एक हथियार निकाला और उसको खींचकर वो झाड़ियों की तरफ लेकर गया और वहीं पर जाकर उसके साथ बहुत गलत काम किया, जिसके बाद वो उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। उस महिला ने देख लिया कि ये मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेगा, तब वो वहां पर मरने की एक्टिंग करने लगी। जब उस आदमी ने देखा कि ये महिला मर चुकी है, वो उसका सामान लूटता है और वहां से भाग जाता है। महिला वहीं पर पड़ी रहती है कि तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उस महिला को देखकर उसने उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया और उसकी किस्मत से उसकी जान भी बच गई। पुलिस वालों को अब वो हॉस्पिटल के अंदर से ही अपने बयान दे रही थी। अब 2 दिन के अंदर 3 मामले आ चुके थे। पुलिस वाले ने अब सोचा कि इस 310 हाईवे के ऊपर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो हत्यारा है वो इसी हाईवे के ऊपर छुपा हुआ बैठा है, वो घात लगाकर अपना शिकार कर रहा है। और अब पुलिस वालों ने अपने जितने भी डिटेक्टिव्स थे, जासूस थे, उन सब को काम पर लगा दिया। उन सब को इस जो 310 हाईवे था इसके ऊपर तैनात कर दिया। वो बिल्कुल सिविल ड्रेस में थे और चुपके से वो वहां पर तैनात हो गए। वो उस पूरे हाईवे को उन्होंने कवर कर लिया और वो उसकी वेट करने लगे कि कब वो अपना अगला शिकार करने के लिए बाहर निकले। लेकिन शायद जो वो हत्यारा था उसे पता चल चुका था कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो एकदम से गायब हो गया। उसका कुछ भी सुराग पता ही नहीं लगा। 4-5 दिन तक तो वो बिल्कुल गायब रहा। लेकिन जैसा पुलिस वालों ने सोचा था वैसा ही कुछ हुआ, क्योंकि 5 नवंबर के दिन पुलिस वालों को एक महिला की हत्या की रिपोर्ट मिलती है। पुलिस वाले भागकर उस जगह पर गए जो कि उस हाईवे के ऊपर एक टोल बूथ था, जहां पर उस महिला को पहले तो उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट उसको किया गया, फिर उसको पीट पीट कर मार दिया गया। उसका सामान लेकर वो भाग चुका था और भागने से पहले उस हत्यारे ने उस महिला को बैरिकेड से आधा बाहर धकेल दिया। वो उसको बाहर की तरफ फेंकना चाहता था जो खाई बनी हुई थी उस साइड में। पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं। उस महिला के शव को वहां से उठाकर हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और वो अपनी
अपनी जांच में लग गए। पुलिस वालों को वहां से एक अहम सबूत मिल गया था जिससे हत्यारे का पता लग सकता था। और फिर पुलिस वाले उसे ढूंढते ढूंढते 6 नवंबर को सुबह के 3 बजे एक जगह पर पहुंचते हैं। उसी हाईवे के ऊपर एक खंडर सा कमरा बना हुआ था जिसके अंदर एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। वो बिल्कुल हंस रहा था, उसके चेहरे पर कोई भी डर का ख्याल ही नहीं था। उस व्यक्ति का नाम ली गुआनिन था, जिसको अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। लेकिन वो बिल्कुल हंस रहा था, वो हंस हंस कर पुलिस वालों से बात कर रहा था। वो पुलिस वालों पर दबाव बना रहा था कि वो उससे हाथ मिलाए, और वो बस हंसे जा रहा था। और जब वो हंस रहा था उसकी हालत को देखकर पुलिस वाले एकदम से चौंक चुके थे। अब पुलिस वालों ने उससे पूछताछ करना शुरू किया। वो बस हंसते हंसते पुलिस वालों को जवाब दे रहा था। और तो और उसने वहां पर जो महिला पुलिस वाली थी उनको भी छेड़ने लगा। वो उसको भी कुछ कुछ कहने लगा। पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसको कुछ कह दे। वो बस उनके ऊपर टोंट कसे जा रहा था और पुलिस वाले बस शांति से उसकी बातों को सुन रहे थे। और अब तक उसने बताया कि मैंने बहुत सारी डकैतियां भी की हैं और मैंने कुल 5 महिलाओं का कत्ल कर दिया है। और जो वहां की मीडिया थी और जितनी भी पब्लिक थी उन्होंने इसको एक निकनेम दे दिया था। इस किलर को वहां पर स्माइलिंग किलर के नाम से जाना जाने लगा। और जो ये ली था इसका जन्म 1969 के अंदर फाउनन काउंटी में हुआ। बचपन से ही ये बहुत ज्यादा शरारती था। जब इसकी उम्र के बच्चे स्कूल में जाया करते उस टाइम ये स्कूल को बंक करके बाहर अपने यार दोस्तों के साथ टोली बनाकर घूमा करता। इसके परिवार वालों को इस पे पहले से ही शक था कि ये इनका नाम खराब करेगा। और इसने बचपन से ही ये कह दिया था कि मैं आप लोगों की तरह खेती बाड़ी नहीं करूंगा, मुझे कुछ और ही काम करना है और मैं इस तुम्हारे गरीब खाने के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। यानी कि उसका कहना था कि मैं इस गाँव में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, मैं शहर में चला जाऊंगा। इसके परिवार वाले इसकी बात से बहुत ज्यादा दुखी थे। लेकिन अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए जब वो 17 साल का था उस टाइम पर वो अपने घर बार को छोड़कर ली वहां से निकलकर शहर की तरफ चला जाता है। शहर में जाने के बाद वो 2-3 साल वहां पर रहता है। उसकी स्माइल की वजह से उन लोगों के अंदर जो वहां के आसपास के लोग थे उनके साथ वो घुल मिल गया। और जो वहां के लोग थे वो उसे बिल्कुल पसंद करने लगे थे। वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया करता कि सबको मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। उसके चेहरे पर एक तो 24 घंटे स्माइल और उसका बोलने का तरीका भी बहुत ज्यादा अच्छा था। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। और इसी दौरान इसकी मुलाकात एक चैन चैन नाम की लड़की से होती है जिससे ये अब डेटिंग करने लगा था। और जल्द ही इन दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन जो इनकी शादी हुई थी वो लीगल नहीं थी क्योंकि इनका मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक बना ही नहीं था। क्योंकि जो चैन थी उसके माता पिता इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें पता था कि जो ये ली है ये बस एक दिखावा कर रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, ये लोगों के सामने बस हंसकर उनको अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए इसके पिता बिल्कुल नाराज थे। लेकिन चैन अपने प्यार में अंधी होकर अपने पिता से ऊपर होकर उसने ली के साथ शादी कर ली। शादी होने के बाद थोड़े टाइम तक तो ये बिल्कुल ठीक रहा और 1 साल के बाद इन दोनों के एक बच्चा भी हो जाता है। बच्चा होने के बाद जो चैन थी वो सोच रही थी कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब उसकी जिंदगी में खुशी के पल आ गए हैं। लेकिन ये उसका सोचना बहुत ज्यादा गलत था क्योंकि जैसे ही उसे बच्चा हुआ अब जो ली था वो क्लब के अंदर जाने लगा। क्लब में उसे और कम उम्र की लड़कियां मिलने लगी जिसके साथ वो डांस करता, अपने गुलछर्रे उड़ाता। अब वहां से आकर वो अपनी पत्नी को बस डांटा करता क्योंकि जो ली था इसका सोचना था कि जो चैन है अब वो खूबसूरत नहीं रही, वो अब मोटी हो चुकी है और उसके स्ट्रेच मार्क्स भी आ चुके हैं जिसकी वजह से वो उसको पसंद नहीं करता था। पहले तो वो बस उसकी जो ये खाना वगैरह बनाती है उसी में ही नुक्स निकाला करता, लेकिन अब धीरे धीरे वो हर एक बात के लिए उसे ताने देने लगा। अब कब तक वो बेचारी चैन उसकी बातों को सुनती, अब वो अंदर से भर चुकी थी, अब वो फूट पड़ी। अब सीधा ही चैन ने ली से कह दिया कि तुम हमारी तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, अपने बच्चे की परवाह नहीं करते, मेरी परवाह नहीं करते। जो ली था वो उनको समझाने की बजाय सीधा ही ये कह देता है कि मैं तुमसे थक चुका हूं, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। उसने अपना सामान पैक किया और सीधा ही वो दूसरे शहर पहुंच गया। दूसरे शहर जाते ही उसे वहां पर भी एक नौकरी मिल गई। नौकरी करने के दौरान उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जिससे कि वो प्यार कर बैठा और उस लड़की का नाम जोंग मो था।
जोंगमो और ये दोनों बहुत ज़्यादा अब प्यार करने लगे और जल्द ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और इन्होंने शादी कर भी ली। और जो ये मो थी ये ड्राइविंग सिखाया करती, इससे अच्छे खासे पैसे इनके घर के अंदर आने लगे और अब इनका घर बहुत अच्छे से चल रहा था। और इसी दौरान इन दोनों ने 2 बच्चों को भी जन्म दे दिया था। इनका परिवार बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन सन 2000 में जो मो थी वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर पर जाती है और दूसरी तरफ जो ली था वो घर के अंदर अपने ड्रिंक वगैरह कर रहा था, वो बिल्कुल सेट हो चुका था। उसके बाद एक महिला जिसका नाम जिया वैंग था वो वहां से गुजर रही थी। उस जिया को जो ली था इसने पकड़ लिया, पकड़कर उसने अपने घर के अंदर खींचा, उसको पहले तो सेक्सुअल हरेस्ट किया और उसको मारा पीटा। जिसके बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे जो इसको अच्छा इंसान समझा करते, उन सबको इसकी असलियत का पता चल गया। सब लोग इसके खिलाफ हो चुके थे। जिया भी सीधे ही पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पर रिपोर्ट लिखवा देती है। जिसके बाद पुलिस वाले उसे अरेस्ट करते हैं और उसे 7 साल की सजा हो जाती है। ली के जेल में जाने के बाद जो उसकी पत्नी मो थी उसे पता चला कि उसके पति ने ऐसा कर दिया है, वो भी बिल्कुल टूट चुकी थी। वो बिल्कुल टूट कर अब उसने ली के साथ ना रहने का फैसला किया। वो वहीं पर अब घर के अंदर ही रह जाती है। वो वापस से ली को देखने कभी भी नहीं गई और ली अपनी जेल के अंदर सजा काट रहा था। सजा पूरी करने के बाद 2006 में जब वो बाहर आया, बाहर आते ही वो सीधा अपने घर पर गया। घर पर जाकर उसने देखा कि वहां पर तो कोई भी नहीं है, ना ही उसकी पत्नी है और ना ही उसके दोनों बच्चे हैं। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसकी पत्नी कहां पर चली गई। बाद में उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने किसी और व्यक्ति से शादी कर ली है और उसके बच्चे भी उसके साथ ही रहते हैं। अब ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा। अब वो सोच रहा था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर तो धोखा ली ने दिया था। खैर, अब ली वहाँ से निकलता है और वो सोचता है कि अब मैं अपनी पत्नी को ढूंढ कर रहूंगा। अब वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, कहीं कहीं वो जा रहा था और इसी दौरान उसे पता चलता है मो की बहन का। मो की बहन के घर पर वो जाता है और वहां पर जाकर वो उससे पूछने लगता है। तभी जो उसकी बहन थी उसने कह दिया कि तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि तुमने उसे धोखा दिया है और तुम उसे अब तंग मत करो, उसको परेशान मत करो, उसका पीछा छोड़ दो, उसको ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश ना करो। लेकिन जो ये ली था ये अंदर से भरा हुआ था, इसका गुस्सा एकदम से फूट पड़ा और ली ने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया और उसने मो की बहन को वहीं पर बुरी तरीके से मार दिया। जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है दूसरे शहर में। वहां से भागने के बाद जो ली था इसको कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था। इसको अब खून मुंह लगने वाला काम हो गया था। इसके अंदर एक बहुत ज्यादा उत्साह आ चुका था। अब ये लोगों को मारने की राह पर निकल पड़ा था। इसने खुद ने ये स्वीकार किया कि इसने पहले बहुत सारी डकैती मारी और उसके बाद इसने कत्ल करना शुरू किया और इसने बताया कि ये सारी चीजें मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था, बल्कि ये जो परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी, इन लोगों ने मुझे मजबूर किया लोगों को मारने के लिए। उसने बताया कि मो अगर मुझे छोड़कर नहीं जाती तो मैं ये सब कुछ करता ही नहीं। ली ने बताया कि सितंबर 2006 के अंदर उसके पिता बीमार हो चुके थे और उसे घर पर जाना था और वही टाइम इसी सिचुएशन के बारे में वो पुलिस वालों को बता रहा था कि इस सिचुएशन ने ही मुझे हत्यारा बना दिया। उसने बताया कि उस दिन मैं हाईवे पे खड़ा था, मुझे गाड़ी चोरी करने की मैंने प्लान बनाया और गाड़ी चोरी करने के बाद मैं वहां से निकलने लगा और मुझसे ये हत्याएं होती गई। 24 सितंबर 2006 को एक महिला अपनी शिफ्ट से काम खत्म करके वो घर की तरफ जा रही थी। रात का टाइम था, उसका पीछा अब ली ने किया और उसको वहां पर पकड़कर उसको पहले तो सेक्सुअल हरेस्ट किया, उसके बाद पीट कर उसकी जान ले ली। उसका सामान लेकर वो वहां से भाग गया और अक्टूबर आते आते उसने लगभग 5 महिलाओं का कत्ल कर दिया था। पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, तुम्हें तो मौत की सजा होगी। ये बात सुनने के बाद भी वो हंस रहा था और उसने पुलिस वाले से कहा कि ये तो आपने मुझे पकड़ लिया, अगर मैं तुम्हारे हाथ नहीं आता, मैं भाग जाता तो मैं और भी ज्यादा कत्ल करता, तुम्हारे मैं कभी भी पकड़ में नहीं आता और बहुत सारी महिला को मैं मारता रहता। इसके बाद ली को अदालत में ले जाया जाता है, उसके ऊपर केस चलता रहता है और 20 दिसंबर 2007 को उसको मौत की सजा सुना दी जाती है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे अंत हुआ एक ऐसे हत्यारे का जो और भी महिलाओं का कत्ल करने वाला था। उसने साफ साफ कहा था कि मैं अगर भाग जाऊंगा तो मैं और महिलाओं को मारूंगा और साथ में उसका कहना था कि मुझे इस सिचुएशन में डाला गया, अगर मेरी पत्नी मुझे धोखा नहीं देती तो मैं किसी को मारता ही नहीं। आप लोग ही बताएं कि इसमें गलती किसकी थी, इस सिचुएशन की या खुद ली की। वो खुद ने जानबूझ कर ये सब कुछ किया या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसने ऐसा करना पड़ा।
आप लोग इस बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। तारीख थी 8 अक्टूबर 2003। न्यू जर्सी अमेरिका के अंदर बहुत सारे मछुआरे समुद्र के अंदर से मछलियां पकड़ने के लिए अब अपनी नाव को लेकर समुद्र में उतर चुके थे। जब वो वहां पर मछलियां पकड़ रहे थे तभी उनको कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर एक महिला की लाश को देख लिया था। वो समुद्र के अंदर तैर रही थी, जिसके बाद उस मछुआरे ने पुलिस वालों के पास फ़ोन कर दिया। पुलिस भी अपनी मौके पर पहुंच जाती है। उन्होंने आते ही जब देखा कि ये एक महिला की लाश है, वो भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा दंग रह गए थे। वो वहाँ पर चट्टान के ऊपर पड़ी हुई थी। पुलिस वालों ने देखा कि उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं है जिससे ये पता लगा सके कि इसकी मौत कैसे हुई होगी, क्योंकि काफ़ी समय से वो समुद्र के अंदर तैर रही थी, जिसकी वजह से उसका शरीर गल चुका था। उसकी स्किन बिल्कुल ऐसे गल चुकी थी और साथ में उसकी जो जांघें थी उसके ऊपर बहुत सारे केकड़ों ने हमला कर रखा था। वो उसकी जांघों को खा रहे थे। ये इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी जिसको देखकर पुलिस वालों ने वहाँ पर उल्टियाँ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले उस लाश को उठाकर हॉस्पिटल में भेज देते हैं ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके और उसके बारे में ये पता चल सके कि इसकी मौत कैसे हुई थी। और पुलिस वालों का ये भी मानना था कि जो ये लड़की की लाश थी ये पहले तो समुद्र के अंदर डूब चुकी थी, जिसके बाद ये वापस से ऊपर की तरफ आई है, क्योंकि जो इसके केकड़े इसकी जांघों पर चिपे हुए थे वो इसको खा रहे थे, वो बिल्कुल समुद्र के तल में ही पाए जाते हैं। और जब उस महिला को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, वहां पर उसके हाथ और पैरों पर जो एक मेटल की चैन बांधी गई थी, जिसे देखकर ये साफ पता लग रहा था कि इसकी हत्या की गई है। और इसकी हत्या करने के बाद इसे समुद्र के अंदर फेंक दिया था, इस अटलांटिक ओशन के अंदर। जब इस महिला को फेंका तो किसी ने देखा कैसे नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस वालों के लिए यही था कि इस महिला की लाश को यहाँ पर कैसे फेंका गया। अब पुलिस वाले इस लड़की की पहचान करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। ये जो डेड बॉडी थी सिर्फ यही उनके लिए एकमात्र सबूत था। अगर इसकी पहचान होगी तभी इस लड़की के आगे के बारे में पता चल सकेगा कि ये लड़की कौन थी, कहाँ रहा करती, इसके साथ क्या हुआ होगा। इसलिए पहले तो उसका शरीर देखा गया जो बिल्कुल गल चुका था, ना ही उसकी शक्ल पहचान में आ रही थी। तो इसको कैसे अब रिकवर किया जाए, इस लड़की के बारे में कैसे पता लगाया जाए। उसके हाथों को देखा तो उसके हाथ भी बिल्कुल गल चुके थे, उसके हाथों से फिंगरप्रिंट उठाए नहीं जा रहे थे। अब डॉक्टरों ने एक तरकीब लगाई, उसकी उंगलियों पर धागे बांध दिए गए, जिससे कि उसकी जो उंगली थी वो थोड़ी टाइट हो गई। जिसके बाद उसके अंदर कुछ केमिकल सॉल्यूशन डाला गया और उसी सॉल्यूशन की वजह से इसके फिंगरप्रिंट दोबारा से आ चुके थे। वो स्किन अब सख्त हो चुकी थी। अब इसका फिंगरप्रिंट ले लिया गया था और फिंगरप्रिंट के सहारे अब इस लड़की का पता लगाया गया। और इस लड़की का नाम कम्बरेली था, जो कि सिर्फ 16 साल की थी। और इसकी एक हफ्ते पहले ही मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। जहां पर इसकी लाश मिली है वहां से 65 किलोमीटर दूर एक डेलावेयर शहर है, जहां पर इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी। और जब पुलिस वालों को ये पता चल गया कि ये डेलावेयर की रहने वाली है, पुलिस वालों ने एक टीम का गठन किया और उन्हें जल्दी से जल्दी डेलावेयर भेजा गया, ताकि वो वहां पर जाकर इसकी शनाख्त कर सके, इसके बारे में पूछताछ कर सके। और इस लड़की का जन्म 4 नवंबर 1986 को केंटी काउंटी में हुआ था। और बचपन से ही इसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, क्योंकि जो इसकी माँ थी वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स की एडिक्ट हो चुकी थी। और तब जो चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसके बीच में इंटरफेयर किया। उन्होंने इससे ये बच्ची ले ली थी और इसको अब किसी और को दे दिया गया। लेकिन वहाँ पर भी ये बच्ची सही से नहीं संभाली गई, इसलिए इसको इधर उधर, मतलब कि कभी किसी को दे दिया कभी किसी को दे दिया, ऐसे ही ये बच्ची घूमती रही जब तक कि इसको अपने असली माँ बाप नहीं मिल गए, जिसको सच में किसी बेटे की ज़रूरत थी। और वो भी जल्द ही इसे मिल चुके थे। और जो इसके नए माँ बाप थे उनका नाम रोनाल्ड और लोरेन मर्चेंट था, जिनको एक बच्ची की ज़रूरत थी। उन्होंने इसे गोद ले लिया और इसको अच्छे से रखने लगे। उन्होंने एक घर भी दिया इसे रहने के लिए। अब ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन इसकी खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर
इसके साथ इसकी एक बहन भी थी, यानी कि उन दोनों की एक बेटी और थी जिसको इन्होंने गोद लिया हुआ था और वो कैमलिन से बड़ी थी, उसका नाम हेदर था। पहले तो इनके माता पिता ने यही सोचा कि ये दोनों बच्चियां साथ में घुल मिलकर यहाँ पर रहेंगी और ये बहुत अच्छा रहेगा इन दोनों के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल ठीक रही, लेकिन छोटी मोटी अनबन इनकी चलती रहा करती। लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहा था, इनके बीच में बड़े बड़े झगड़े होने स्टार्ट हो गए। ये दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं किया करती। और वहीं पर जो कैमलिन थी, उसकी एक दोस्त जिसका नाम डेस्टिनी एंड्रयूज था, उसने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की थी, ये हर किसी से बहुत ज्यादा प्यार किया करती, इसको किसी से कोई भी मतलब नहीं हुआ करता, इसका नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और उसने बताया कि अगर आज वो जिंदा होती तो वो आज के टाइम में एक वेटरनरी टेक्नीशियन होती, क्योंकि उसको एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार था, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था। और इसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, इतने ज़्यादा इसके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती। वो किसी को शो ही नहीं होने दिया करती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो बस अपने फेस पर एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल रखा करती। और साथ में उसने ये भी बताया कि ये कैमलिन जो थी, ये ना सिर्फ दोस्त अच्छी थी, बल्कि ये पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसने कभी भी अपनी क्लास को बंक नहीं किया, ये हमेशा स्कूल में जाया करती और पढ़ाई भी मन लगाकर किया करती। कैमलिन की मौत से लगभग 8 दिन पहले उसकी माँ घर पर उसके स्कूल से आने का वेट कर रही थी, लेकिन वो घर पर नहीं लौटी। उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगी, जिसकी वजह से उसने पुलिस स्टेशन में जाके उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। और आज के टाइम पर जो पुलिस की वो टीम थी, अब इसके माँ बाप के घर पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने आकर अब लॉरेन से पूछताछ शुरू कर दी और लॉरेन ने भी बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि जो ये कैमलिन है, ये पहले भी घर से भाग चुकी है, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये इससे पहले भी घर से भाग चुकी है, लेकिन तब ये वापस आ गई थी। लेकिन अब की बार जब ये गई तो ये वापस ही नहीं लौटी, जिसकी वजह से मुझे टेंशन हुई और मैंने जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा दी। और इसके बाद पुलिस वाले पूछताछ करके वहां से चले गए। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स थे, इसकी गहन जांच की, जिससे उन्हें पता चला कि जो इसकी मौत हुई है वो किसी चीज के ऊपर गिरने से हुई है, क्योंकि इसके सर के ऊपर काफी गहरी चोट लगी हुई है। अब पुलिस वालों को जो वो चैन उसके शरीर से मिली थी, जो मेटल की चैन उसके लपेटी गई थी उसके टखनों पर, उस चैन को अब पुलिस वालों ने अपने अंडर में ले लिया और उस चैन के ऊपर नंबर गुथे हुए थे। उन नंबर के सहारे पुलिस वाले एक स्टोर तक पहुंच गए, जिस स्टोर से ये चैन खरीदी गई थी। वहां पर जाकर पुलिस वालों ने ये नंबर दिखाया, तो जो वहां पर रिसेप्शन पर जो भी आदमी बैठा था, उसने बता दिया जिस दिन कैमलिन की मौत हुई थी उससे 1 दिन पहले ही ये चैन यहाँ से खरीदी गई थी। ना सिर्फ ये चैन यहाँ से खरीदी गई थी, बल्कि इसके साथ में कंक्रीट का एक ब्लॉक और ताला भी खरीदा गया था। अब पुलिस वालों ने उससे कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये देख के बताएं कि हमें वो कौन व्यक्ति था जिसने ये सारी चीजें यहाँ से खरीदी थी। अब उन वर्करों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद उनके सामने 2 चेहरे आते हैं जिन्होंने इस स्टोर के अंदर से ये सारी चीजें खरीदी थी। उन दोनों व्यक्तियों की फोटोज को पुलिस वालों ने अपने पास में रख लिया, लेकिन उनको इतने बड़े शहर के अंदर से ढूंढे कैसे, जिसकी वजह से उन फोटोज को अब पब्लिक में डाल दिया गया, उनको पब्लिश कर दिया गया। धीरे धीरे वो लोगों से गुहार लगा रहे थे कि आप लोग इन व्यक्तियों को जानते हैं तो आप लोग हमें बताएं। और तभी पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है, जिसके अंदर उस व्यक्ति ने बताया कि इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रोबोट है, और जो ये रोबोट था इसने भी पुलिस वालों के पास फोन कर दिया और खुद ने ही फोन करके बताया कि मेरे साथ जो व्यक्ति था उसका नाम जैकब था और हम दोनों ने ये सामान वेट लिफ्टिंग के लिए लिया था, ना कि किसी का कत्ल करने के लिए, और मेरा किसी कत्ल से कोई भी वास्ता नहीं है। और ऐसे ही बात करते करते जो ये रोबोट था, इसने पुलिस वालों के सामने ये कह दिया कि शायद जो जैकब है वो कैमलिन से नफरत करता है। ये बात सुनते ही पुलिस वालों ने उससे पूछा कि वो उससे नफरत क्यों करता है। तब रोबोट ने बताया जो जैकब था वो उसकी बहन यानी कि हैदर के साथ प्यार किया करता और हैदर की और कैमलिन की लड़ाई होती रहा करती, शायद इस वजह से इसने उसका कत्ल कर दिया होगा। अब पुलिस वालों के हाथ एक सस्पेक्ट लग चुका था। सबसे पहले उन्होंने हैदर को पुलिस स्टेशन में बुलाया, जो कि जैकब की गर्लफ्रेंड थी और कैमलिन की बहन थी। उसे पुलिस स्टेशन में बुलाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो सामने बैठते ही पुलिस वालों के रोना उसने शुरू कर दिया।
वो रोते रोते कह रही थी कि वो मेरी बहन थी, मैं उसको क्यों मारूंगी। हमारी छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहा करती, किसी मेकअप के सामान को लेकर, किसी ड्रेस को लेकर, लेकिन मेरे मन में इतनी ज़्यादा उसके लिए नफरत नहीं थी कि मैं उसको मरवा दूं। और ना ही मुझे ये पता कि जैकब इसमें शामिल था या नहीं। बस मैं खुद के बारे में बता सकती हूँ, मैं भगवान कसम खा रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं ना ही उसको मरवा सकती हूँ। वो बिल्कुल जोर जोर से वहाँ पर रोने लगी। पुलिस वालों को यकीन हो गया था कि शायद ये ठीक बोल रही है और उसे जाने दिया वहाँ से। और दूसरी तरफ जो जैकब था वो 20 साल का लड़का था जो कि सेकंड ईयर में पढ़ा करता और उसके पास जहाज उड़ाने का भी लाइसेंस था। उसे जहाज उड़ानी आया करती। वहाँ पर कई बार एयरफोर्स के प्रोग्राम हुआ करते, उनके अंदर वो पायलट की तरह वहाँ पर जहाज उड़ाकर दिखाया करता। उसको अच्छी खासी इस चीज की ट्रेनिंग उसने ले रखी थी, इसलिए वो कई बार एयरफोर्स के जहाज किराए पर लेकर भी जाया करता और उन्हें 2-4 घंटे उड़ाकर वापस से दे जाया करता। अब पुलिस वालों ने जैकब को भी उठा लिया था और उससे पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन जैकब ने उन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। उसने वही बताया जो रॉबर्ट ने बताया था कि हमने तो वो सामान वेट लिफ्टिंग के लिए लिया था, लेकिन उसके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं था कि वो सामान अब कहाँ पर है। वो बिल्कुल चुप रहा और इस बात पर अड़ा रहा कि वो हमने सामान वेट लिफ्टिंग के लिए ही यूज किया है। और उसके एक प्रोफेसर ने ये भी बताया कि ये बहुत ही ज्यादा अब कॉलेज में आता ही नहीं है, ये बहुत ही गुमसुम रहने लगा है, ना ही कॉलेज में आता है, जब भी आता है बहुत ज्यादा एकदम से गुस्सा हो जाता है, इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। और फिर पुलिस वालों को पता चला कि 30 सितंबर 2003 को जैकब ने 11:45 पर एक जहाज को किराए पर लिया था और उसे 2 घंटे उड़ाकर वापस से दे दिया था। अब पुलिस वालों ने ये अनुमान लगाया कि जैकब ने कैमरलिन की हत्या करके उसको जहाज में डालकर उसको आसमान में ले गया और इस समुद्र के अंदर फेंक दिया, लेकिन अकेले की बस की उसकी बात नहीं है, इसलिए उसके साथ इस क्राइम में कोई और भी शामिल होगा। और इसके बाद पुलिस वाले अपनी जांच में लगे हुए थे। फिर 23 अक्टूबर 2003 को, यानी कि कैमरलिन का शरीर मिलने के बाद, उसकी बॉडी मिलने के बाद से 10 दिन बाद में पुलिस वालों के पास एक फोन आता है जो कि जैकब के पिता ने किया था और उसने कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर पुलिस वाले चौंक गए थे, क्योंकि जैकब ने खुद को एक बंदूक से गोली मार ली थी, यानी कि उसने खुद को मार लिया था। और मरने से पहले जैकब ने अपने माता पिता से कुछ कहा था। उसने कहा था कि एक माइकल नाम के लड़के ने मेरी मदद की थी और उसने ही कैमरलिन को मारा है। ये नाम सुनते ही पुलिस वालों ने अब माइकल को भी उठा लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। और जो ये माइकल था, ये जैकब का इतना अच्छा दोस्त नहीं था, बल्कि ये दोनों रेस ट्रैक पर एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम किया करते और वहीं से इन दोनों की आपस में बातचीत हुई और बाद में जाकर ये दोनों दोस्त बन गए। ये एक साथ घूमा फिरा करते, एक साथ ही सब जगह जाया करते। और माइकल ने बताया कि जो ये जैकब था, इसने 29 सितंबर 2003 को मुझसे कहा था कि मैं जाकर कैमरलिन को लेकर आऊं, क्योंकि हीदर और इनके बीच में आपस में झगड़ा चल रहा है, तो हम इनके झगड़े को सुलझा देंगे। इसलिए मैं उसकी बात मान गया और कैमरलिन को लेने के लिए चला गया। जैसे ही उसे मैं लेकर आया, उसे मैं एक होटल के अंदर लेकर गया। वहीं पर जैकब भी आ चुका था। जब जो कैमरलिन थी वो होटल के वॉशरूम में गई और वहां पर जाकर वो अपना कुछ काम कर रही थी, और तभी जो जैकब था उसने मुझसे कहा कि मैं इसको मारना चाहता हूँ। जिसके बाद मैंने जैकब से कहा कि तुम पागल हो चुके हो, लेकिन जैकब ने मुझसे धमकी दी कि अगर तुम इसे मारने में मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिसके बाद मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। और जैसे ही वॉशरूम से कैमरलिन बाहर आई, उसके बाद जैकब ने उसके गले पर एक तार लपेट दिया और उसको जोर से खींचा, जिससे कि उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उन दोनों ने उसे वहीं पर रात भर रखा। रात होने के बाद उन्होंने उसे बाहर निकाला और गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। वहां से ले जाकर उन्होंने एक जहाज को किराए पर लिया, उसके अंदर उसकी डेड बॉडी को डाला, उसको लेकर वो आसमान में गए। वहां पर जाकर उसके हाथ पैरों पर वो चैन लपेटी और साथ में उन्होंने जो वो कंक्रीट का ब्लॉक खरीदा था वो भी उस चैन से बांध दिया, ताकि ये समुद्र के अंदर गिरे और वो नीचे ही रह जाए, उसके बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन ये भूल चुके थे कि आसमान से इतनी ऊपर से गिरने की वजह से ये जब समुद्र तल पर गिरेगी तब ये कंक्रीट पर गिरने जैसा ही एहसास होगा। और जब वो नीचे गिरी वैसा ही वहां पर कुछ हुआ, कंक्रीट जैसा वो तल बन चुका था, जिसकी वजह से कैमरलिन के सिर में भी चोट आई और वो जो कंक्रीट का ब्लॉक था वो भी टूट गया। पहले तो वो पानी भरने की वजह से डूब गई थी,
लेकिन बाद में उसके शरीर में जब पानी भर गया वो तैरकर ऊपर आ गई और यहीं से ये दोनों फंस चुके थे। माइकल ने कहा कि मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने तो बस उसके आदेशों का पालन किया है, मैं कुछ भी नहीं जानता, बस मुझे माफ कर दे। लेकिन अदालत में उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और फिर 6 जनवरी 2004 को माइकल को एक लड़की की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई और उसको कभी भी पैरोल नहीं मिलेगी। और ये कहानी आज भी वहाँ के लोगों को झंझोर कर रख देती है, जिसमें एक लड़के ने इतनी ज्यादा ब्रूटली किसी का मर्डर कर दिया। वो इतना कुछ कर सकता, उसने इतना अच्छा प्लान बनाया उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी समझ की वजह से गड़बड़ी कर बैठा और पकड़ा गया। वो ना सिर्फ पकड़ा गया बल्कि अपनी जान भी गंवा बैठा। और आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।